को भी डीएलएड के सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम से घबराहट होती है तो आज के वीडियो के बाद आपको घबराहट नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के टॉप 21 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आप आने वाले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि घंटों का काम मिनटों में कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अनुपालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? शिक्षा के मौलिक अधिकार को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने में समाज के सभी हितधारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे अग्रगण्य भूमिका इसमें शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधक समिति की होती है। शिक्षक बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और स्कूल में उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है। इसके साथ ही माता पिता और स्थानीय प्रशासन की भी अहम भूमिका है। अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना चाहिए और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा बुनियादी सुविधाओं या आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। जब तक यह त्रि-आयामी शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन प्रयास मिलकर काम नहीं करेगा, तब यह शिक्षा का अधिकार पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्यालय शिक्षा में असमानता से क्या समझते हैं? विद्यालय शिक्षा में असमानता का तात्पर्य उस स्थिति से है जहां सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर समान रूप से शिक्षा के अवसर, संसाधन और वातावरण प्राप्त नहीं होते हैं। यह असमानता आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक या क्षेत्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, संपन्न परिवारों के बच्चे आधुनिक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर, लैब, स्मार्ट क्लास से युक्त निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि ग्रामीण या वंचित वर्ग के बच्चे बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले सरकारी स्कूलों पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा बालिकाओं को लड़कों की तुलना में कम शिक्षा के अवसर मिलना या दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप या विशेष शिक्षकों जैसी जरूरी व्यवस्थाओं का न होना भी विद्यालय शिक्षा में बड़ी असमानता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विद्यालयों में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए विद्यालयों में सर्वप्रथम एक भयमुक्त, सुरक्षित और समावेशी वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में बिना किसी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के हर बच्चे को प्रवेश मिलना चाहिए। भौतिक बुनियादी ढांचे की बात करें तो स्वच्छ पेयजल, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग चालू शौचालय, खेल का मैदान, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षक होने चाहिए जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करें। स्कूल में किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए और उसकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का तात्पर्य एक सार्थक एवं उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। शिक्षा का मुख्य आदर्श व्यक्ति को एक आदर्श, नैतिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन के लिए तैयार करना है ताकि वह समाज की प्रगति में योगदान दे सके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी शिक्षा प्रणाली इस मूल उद्देश्य से भटकती हुई दिखाई दे रही है, जहां आज का ढांचा मुख्य रूप से रटने और परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर अधिक जोर देता है, जिससे बच्चों के व्यावहारिक और व्यावसायिक कौशल का विकास नहीं हो पाता। उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास बाजार की मांग के अनुरूप कौशल नहीं है। इसके अलावा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण नैतिक मूल्यों और सार्थक जीवन के समझ पीछे छूटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। असमानता के मामले में भाषा का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 5वां,
भाषा सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को बढ़ाने या घटाने में एक बेहद शक्तिशाली माध्यम की भूमिका निभाती है। जब औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में केवल किसी एक प्रभावशाली या संप्रांत भाषा जैसे अंग्रेजी या अत्यधिक क्लिष्ट भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, तो ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय बोलियों में सहज होते हैं, खुद को हीन महसूस करने लगते हैं। यह भाषाई अवरोध उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है और वे इस कक्षा की गतिविधियों में पिछड़ जाते हैं। वर्तमान समय में अंग्रेजी बोलने वाले को और न बोल पाने वाले बच्चों के बीच एक गहरी समाजी और आर्थिक खाई बन गई है, जो सीधे तौर पर समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 6, सार्वजनिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या अपने शब्दों में करें। सार्वजनिक शिक्षा सरकारी शिक्षा व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश की रीढ़ है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह बिना किसी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक मत भेदभाव के समाज के सबसे गरीब, वंचित और हाशिए पर खड़े बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करती है। यह सामाजिक न्याय और समतावादी समाज की स्थापना का सबसे प्रभावी उपकरण है। यदि सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ़ न हो तो निर्धन बच्चे शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे, जिससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी अनंत हो जाएगी। सार्वजनिक स्कूल राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 7, अपने अनुभव के आधार पर विद्यालय में होने वाली वंचना के कोई 2 उदाहरण लिखें। विद्यालयों में व्यावहारिक स्तर पर देखी जाने वाली वंचना के 2 मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। संसाधनों और तकनीक से वंचना। कई ग्रामीण सरकारी स्कूलों में आज भी कंप्यूटर लैब, समृद्धि पुस्तकालय या विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा नहीं होती है। इसके कारण यहाँ के छात्र आधुनिक तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक प्रयोगों के अवसर से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव के कारण वंचना। कुछ क्षेत्रों में पूर्वाग्रह के कारण पिछड़े या विशेष वंचना वाले समूहों के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिड डे मील के समय अलग बैठाया जाता है या स्कूल की सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य भूमिकाओं से दूर रखा जाता है, जो उन्हें मानसिक रूप से आहत करता है। प्रश्न संख्या 8, अभिवंचित वर्ग से क्या आशय है, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है। अभिवंचित वर्ग डिसएडवांटेज डिप्राइव्ड ग्रुप से आशय समाज के उस हिस्से से है जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक कारणों से विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गया है। इस वर्ग के लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और अवसरों जैसे स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांगजन और दूर दराज या बंजारों की तरह रहने वाले घुमंतू परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इनके उत्थान के लिए विशेष संवैधानिक और शैक्षणिक सुविधा की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 9, विद्यालय में आने वाले विभिन्न धर्मों के बच्चों के बीच धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आप कौन सी शैक्षणिक रणनीति बनाना चाहेंगे। विद्यालय में धार्मिक सौहार्द और सहिष्णुता बनाए रखने के लिए मेरी शैक्षणिक रणनीति बहुआयामी होगी। सर्वप्रथम विद्यालय की प्रातःकालीन प्रार्थना में किसी एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के नैतिक विचारों, महापुरुषों के कथनों और सर्वधर्म प्रार्थना को शामिल किया जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्योहारों के पीछे छिपे वैज्ञानिक, मानवीय और नैतिक संदेश को बच्चे के सामने साझा किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या भेदभावपूर्ण टिप्पणी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को ऐसी सामूहिक गतिविधियां, ग्रुप प्रोजेक्ट और खेलों में शामिल किया जाएगा जहां विभिन्न धर्मों के बच्चों एक साथ मिलकर काम करें
जिसमें उस जिससे उसमें आपसी समझ और भाईचारा का विकास हो। प्रश्न संख्या 10, क्या विद्यालय का समाज के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए? स्पष्ट करें। हाँ, विद्यालय और समाज के बीच एक अत्यंत घनिष्ठ और जीवंत संबंध होना अनिवार्य है। विद्यालय कोई अलग-थलग संस्था नहीं है, बल्कि वह समाज का ही एक छोटा रूप है। विद्यालय जो कुछ सीखता है, उसका अंतिम उद्देश्य समाज का कल्याण और विकास ही होता है। जब विद्यालय और समुदाय के बीच बेहतर तालमेल होता है, तो समाज विद्यालय की समस्याओं जैसे बुनियादी ढांचा, कोष की कमी या बच्चों का ड्रॉप आउट को दूर करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। साथ ही शिक्षक समाज की वास्तविक आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझकर बच्चे को अधिक व्यावहारिक शिक्षा दे पाते हैं। विद्यालय प्रबंधक समिति के स्थानीय अभिभावकों की भागीदारी इसी घनिष्ठ संबंध का एक सशक्त उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11, क्या परीक्षा प्रणाली में बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए? विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों की मदद से इसका विश्लेषण करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जैसे नीतिगत संस्था दस्तावेज केवल बाह्य मूल्यांकन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की वकालत करते हैं। हालांकि बाह्य मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, गोपनीयता और एक समान कारक लाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा यह है कि यह बच्चे के पूरे वर्ष के प्रयास को केवल 3 घंटे की लिखित परीक्षा के आधार पर आंकता है, जिससे बच्चों में तनाव और भय पैदा होता है। इसलिए आधुनिक नीतियां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE और रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देती है, जहां छात्र के ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहार, कौशल, सह शैक्षणिक गतिविधियों का आंतरिक मूल्यांकन हो। एक आदर्श व्यवस्था में दोनों को संतुलित मिश्रण होना चाहिए।